ये बस जोशीमठ में है। तो यहाँ पे जो खाने की थाली है 160 रुपया। यहाँ से इधर जाएंगे तो गंगोत्री यमुनोत्री, यहीं से आप टर्न लेंगे। हम इधर जाएंगे, हमें जाना है बद्रीनाथ और केदारनाथ। जय श्री बद्री विशाल। आज हम आपको 4 धामों में से एक उत्तराखंड के धाम श्री बद्री विशाल के दर्शन कराने वाले हैं। सबसे दूर का धाम है बद्री विशाल का। हरिद्वार के भूमि से बद्री विशाल की जो दूरी है वो 318 किलोमीटर की है। इस मार्ग में कितने टूरिस्ट पॉइंट मिलते हैं और यहाँ पे आप कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पे घूमने, रहने, खाने और लास्ट में टोटल बजट कितने आपके होने वाले हैं, टोटल कितने दिन का समय लगेगा, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि हमारी यात्रा सबसे सस्ता आसान कैसे होगी। तो यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे शुरुआत हरिद्वार से। हरिद्वार की भूमि से आपको चारों धाम के लिए बस टैक्सी की सुविधा मिल जाता है, क्योंकि हरिद्वार में रेलवे स्टेशन है और हर एक जगह से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है। इसी कारण श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो हरिद्वार की भूमि से ही पवित्र माँ गंगा में डुबकी लगाने के बाद 4 धाम की यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो 4 धाम की यात्रा का स्टार्ट करने से पहले आप ये बात जरूर ध्यान रखें, आपका हेल्थ कैसा है। हेल्थ चेकअप कराने के साथ साथ आपको 4 धाम के लिए पंजीयन भी कराने होंगे। आप वेबसाइट देख लीजिए, इस वेबसाइट में जाकर 4 धाम के पंजीयन करा सकते हैं। और हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान में ऑफलाइन के 4 धाम के पंजीयन के केंद्र भी बनाए गए हैं। ऐसे ऋषिकेश में भी बनाए गए हैं, यहाँ पे भी आप करा सकते हैं। इसके बाद आप हरिद्वार पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ से बसेस जाती हैं चारों धाम के लिए, चाहे वो आप गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं। ऐसे हम आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ का इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे प्रमुख है हमारा यहाँ से, अगर आप शेयरिंग बस से जा रहे हैं तो सुबह के आपको 3 बजे ही यहाँ से बसेस निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि 5 बजे तक निकलते हैं। सुबह के जितना जल्दी आएंगे उतना ही आपको आसान होगा। ऐसे यहाँ से बद्रीनाथ की जो दूरी 318 किलोमीटर है और 900 से आपको 1000 रुपये बस वाले किराया आपसे लेंगे और आराम से आप 14 से 15 घंटे में बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे। अगर आप टैक्सी से जाना चाह रहे हैं तो टैक्सी वाले यहाँ से आपको बद्रीनाथ धाम के 5000 से 9000 तक का किराया लेते हैं, अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो। हरिद्वार की भूमि से आप जैसे ही बद्रीनाथ के निकलेंगे तो सबसे पहले आपको हरिद्वार के बाद ऋषिकेश मिलेगा। ऋषिकेश से ही आपको 2 अलग अलग धामों में जाने के लिए मार्ग अलग अलग बढ़ जाएंगे। पहले तो गंगोत्री यमुनोत्री के लिए अलग मार्ग है और केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए अलग मार्ग है। तो हम आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ के मार्ग लेके जा रहे हैं। हरिद्वार से लगभग 80 किलोमीटर चलने के बाद आपको सबसे प्रथम और दुर्लभ संगम देखने को मिलेगा। ये है देवप्रयाग। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का पवित्र संगम होता है। यहाँ पे आप एक बार कोशिश करें जरूर स्नान करने का, क्योंकि यहीं से पवित्र माँ गंगा के नाम का आगे के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जो आपको हरिद्वार पवित्र माँ गंगा के दर्शन करते हैं वो भागीरथी और अलकनंदा के संगम का ही दृश्य होता है। यहाँ पे जाने के 3 प्रमुख साधन का उपयोग आप कर सकते हैं। पहला तो है शेयर बस, शेयर टैक्सी, प्राइवेट आप बुकिंग करा के टैक्सी भी लेके जा सकते हैं और पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हैं। अगर किसी में से एक से जा रहे हैं तब आप अगर पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तो पेट्रोल पंप की भी आपको ज़रूर ध्यान देना होगा, क्योंकि पेट्रोल पंप की सुविधा है हर एक जगह नहीं मिलता। तो चलते हैं, आपको पेट्रोल पंप की भी जानकारी देते हुए चलेंगे। देवप्रयाग से जैसे निकलेंगे तब आपको श्रीनगर मिलेगा। श्रीनगर में आप खाना पीना काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, और जिन्हें रेंट में एक्टिवा लेना है वो श्रीनगर से ही ले सकते हैं। इसके ऊपर आपको रेंट में एक्टिवा की सुविधा नहीं मिलेगा। श्रीनगर से लगभग 12 किलोमीटर चलने के बाद हमें धाई देवी मंदिर के दर्शन होंगे। धाई देवी मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी चमत्कारी मंदिर है। 4 धाम के रक्षक माता इन्हें ही कहा जाता है। धाई देवी के काफ़ी ज़्यादा चमत्कारी रूप देखे गए हैं। इसमें से 3 प्रमुख रूप है जो कि एक दिन में देखे जाते हैं। माता रानी के सुबह सुबह आप दर्शन करेंगे तो आपको
बाल्यावस्था देखने को मिलेगा, फिर दोपहर में युवावस्था, फिर वृद्धावस्था शाम के समय। ये 3 समय होते हैं जो कि माता रानी के रूप अलग अलग चेंज होते हैं। तो आप धारी देवी मंदिर के दर्शन करें, उसके बाद ही आप चार धाम यात्रा में जाएं। हम आपको मेन जगह और मेन दृश्य दिखाते हुए लेके जा रहे हैं ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो। जो कि प्रमुख स्थान है वहीं पे आप जाए, दर्शन करें और आराम से जा सकते हैं। इसके बाद जो प्रमुख स्थान आएगा वो है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से ही 2 अलग अलग मार्ग देखने को मिलेंगे। पहला तो नीचे की ओर जाएंगे तो केदारनाथ के लिए जाएंगे, अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो बद्रीनाथ के लिए जाएंगे। और यहीं पे आपको 2 प्रमुख धाराएं का संगम भी देखने को मिलता है, जहाँ पे कहा जाता है नारद मुनि ने अपने एक पैर में खड़े होकर तपस्या की थी। आप चाहे तो यहाँ पे संगम दर्शन करने जा सकते हैं। ऐसे तो प्रमुख जो संगम है वो है देवप्रयाग के। उत्तराखंड में 5 प्रयाग है और पंच केदार है, काफ़ी फेमस है उत्तराखंड में। तो इस मार्ग में पूरे 5 प्रयाग आपको देखने को मिलेंगे। तो आप चाहे तो 5 प्रयाग के भी दर्शन करते हुए जा सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा समय आपको एक्स्ट्रा निकालने होंगे। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे जोशीमठ। जोशीमठ काफ़ी प्रमुख सिटी है और काफ़ी अच्छा सिटी है। यहाँ पे आपको सारे सुविधाएं मिलेंगे, रहने खाने के बिल्कुल जेन्युइन रेट में मिलेंगे। तो आप यहाँ पे भी थोड़ा से रुक के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रमुख मंदिर मिलेगा जो कि नरसिंह मंदिर है, जहाँ पे 6 महीने के लिए बद्री विशाल के दर्शन नर रूप में यहाँ पे होते हैं। जब 6 महीने के लिए जो सर्दियों के सीज़न होते हैं उसमें बद्रीनाथ की जो डोली है वो नीचे आ जाती है और यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं। ऐसे नीचे में एक पांडुकेश्वर भी है, वहाँ पे भी आप दर्शन करने जा सकते हैं। आपको जोशीमठ से 16 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो औली आपको जा सकते हैं और नीचे की ओर जाएंगे लगभग 42 किलोमीटर तब आपको बद्री विशाल के दर्शन होंगे। तो हम चल रहे हैं नीचे की ओर क्योंकि हमें पहले तो बद्री विशाल के दर्शन करने हैं। लगभग 20 किलोमीटर चलने के पास हमें पांडुकेश्वर नाम का एक गाँव मिला, जहाँ पे 2 बद्री विशाल के रूप के समूह के दर्शन होते हैं। यहाँ पे आपको उद्धव जी और कुबेर जी के दर्शन होंगे। आप यहाँ पे रुक सकते हैं क्योंकि जब डोली ऊपर की ओर जाती है तब कुबेर जी उद्धव जी भी साथ में जाते हैं और साथ में नीचे आते हैं। तो ये समूह है जहाँ पे आप प्राचीन समूह जिसे आप दर्शन कर सकते हैं और आप दर्शन करें। अगर आप सर्दियों के सीज़न में आ रहे हैं, जब सीज़न बंद होता है, कपाट बंद होता है, तब आएंगे तो आपको दोनों जगह से आपको आराम से बद्री विशाल के दर्शन करने को मिल जाते हैं। जोशीमठ में आप एक नाइट स्टे करें, उसके बाद आगे बढ़े क्योंकि जब आएंगे आप हरिद्वार से तो जोशीमठ में स्टे आपको करना पड़ेगा। काफ़ी रात हो जाता है। रास्ते में अगर कोई जाम ना मिले, कोई लैंडस्लाइड ना हो तो आप बिल्कुल सही समय में जोशीमठ पहुंच जाएंगे। अगर लैंडस्लाइड हुआ या जाम मिला तो आपको करीबन 7 से 8 बज जाते हैं जोशीमठ पहुंचते पहुंचते। तो जोशीमठ में आप रुके। अगर आपका जो बस है वो डायरेक्ट बद्रीनाथ है तो आप बद्रीनाथ उतरे, वहाँ पे भी आपको रहने खाने की सुविधा मिल जाएगा। लेकिन जोशीमठ में ज़्यादा सुविधा है। जोशीमठ में मैं कहूँगा वहाँ पे एक गुरुद्वारा है जहाँ पे आपको रुकना चाहिए, जैसा जहाँ पे हम लोग रुके थे। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ पे कार पार्किंग की भी सुविधा काफ़ी अच्छी है लेगा। इसके बाद आपको जोशीमठ के बाद विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग के दर्शन होंगे जो कि अद्भुत है। 3 प्रयाग आपने पहले दर्शन कर लिए थे और 2 प्रयाग जोशीमठ के बाद आप दर्शन करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे रुक सकते हैं। नंदा देवी मंदिर भी यहीं पे होता है। यहीं से एक मार्ग फुलोई घाटी और हेमकुंड के लिए भी जाता है। अगर आप फुलोई घाटी या फिर हेमकुंड जाना चाह रहे हैं तो यहीं से जा सकते हैं। ये है नंद प्रयाग के बाद का सफ़र जो कि आपको देखने को मिलेंगे। जोशीमठ के बाद जो व्यू है वो काफ़ी सुंदर हो जाते हैं, काफ़ी अद्भुत हो जाते हैं। बिल्कुल अलकनंदा नदी के किनारे किनारे हम चलते हैं और चलते ही जाते हैं। लगभग 32 किलोमीटर की सफ़र करने के बाद हम पहुँच जाए। हम लोग अपनी पर्सनल व्हीकल से गए हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी लेट हुआ है क्योंकि हमने जगह जगह गाड़ी रोकी है, जगह जगह फ़ोटोग्राफी और वीडियो हमने शूट किए हैं। इसके बाद आप बद्री विशाल में दर्शन करेंगे। तप्त कुंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले आप तप्त कुंड में ही जाएं। तप्त कुंड गर्म पानी का कुंड है जहाँ पे स्नान करें।
यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग तब तक उनकी सेवा बनाई गई हैं। आराम से स्नान करें, क्योंकि कहा जाता है तब तक उनमें स्नान करने के बाद ही आप अगर बद्री विशाल के दर्शन करते हैं तो आपको आपकी इच्छा के अनुसार ही फल मिलते हैं और सारे पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। बद्रीनाथ में आप रुक सकते हैं। यहाँ पे भी जीएन वीएन का काफ़ी सारे गेस्ट हाउस बने हुए हैं और भी काफ़ी सारे होटल धर्मशाला है, फेमस है। यहाँ पे सीज़न में 500-700 से मिलना टेंट स्टार्ट हो जाते हैं। रूम 1000 रुपये से कम नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेड सुविधा के ऑप्शन मिलते हैं, ज़्यादा यहाँ पे सुविधा आपको नहीं मिलेंगे। इस कारण जो बेस्ट है वो जोशीमठ है। यहाँ पे आप लिमिटेड सुविधा बिल्कुल नहीं मिलेगी, अच्छी सुविधा मिलेगी और यहाँ पे आपको प्राइस भी कम मिलेंगे। इसके बाद हम निकल चुके हैं माना गांव के लिए। माना गांव प्रमुख गांव है, पहले तो लास्ट गांव हुआ करता था, अब इंडिया का पहला गांव है माना गांव। बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद आप चले जाएंगे, 5 किलोमीटर दूर है बद्री विशाल से माना गांव की दूरी। यहाँ पे आप सरस्वती नदी के उद्गम दिखेंगे और आप समापन भी देखेंगे, केशव प्रयाग देखेंगे और यहाँ पे आपको 5 पांडव स्वर्गरोहिणी मार्ग के दर्शन होंगे। काफ़ी अद्भुत दृश्य है और यहीं पे आपको इंडिया का पहला चाय की दुकान का भी दृश्य देखना को मिलने वाला है। काफ़ी अद्भुत दृश्य है। यहाँ पे आएंगे, ज़्यादा वॉकिंग आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो लगभग 200 मीटर नीचे आपको उतरना पड़ेगा। एक अलग ही अनुभव होगा, एक अलग ही आनंद होगा, एक अलग ही अनुभूति होगी। माना गाँव जरूर जाए। माना गाँव बिल्कुल एक अलग ही महत्व रखता है अपनी जगह पे। सरस्वती नदी को देखना दुर्लभ होता है, क्योंकि ये अलकनंदा में समाहित हो जाती है और अलकनंदा के नाम से फिर आगे बढ़ती है। अलकनंदा फिर देवप्रयाग तक आती है, देवप्रयाग में फिर गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। हम माना गांव से फिर से आ चुके हैं जोशीमठ। जोशीमठ में हमें इस कारण स्टे करना पड़ा क्योंकि हमें जाना था औली। औली जोशीमठ से मात्र 16 किलोमीटर ऊपर पहाड़ में है। तो औली का भी आप दृश्य देख सकते हैं अगर आप जोशीमठ या बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं। तो औली में भी आपको रोपवे मिलेगा। औली में 2 रोपवे, पहले जोशीमठ से डायरेक्ट रोपवे था जो कि आपको देखने को मिलता 1000 रुपये किराए से, लेकिन अब वो बंद कर दिया गया है। अभी एक ही रोपवे है जो कि बिल्कुल औली से ऊपर तक लेके जाएगा, जिसका किराया है 500 रुपया। और ऊपर आपको ज़्यादा अभी तो स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा बर्फ़बारी देखने को नहीं मिलेगा। सीज़न में अगर आते हैं अक्टूबर से फरवरी के बीच में तो यहाँ पे एक अलग ही अनुभव होता है। मेरे हिसाब से तो आपको अक्टूबर से फरवरी के बीच आना चाहिए, क्योंकि इतना दूर आएंगे तो थोड़ा एंजॉय करेंगे, स्नोफॉल होगा, बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ की चादर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैंने आपको जितने भी प्रमुख मार्ग में प्रयाग पढ़ते हैं, पंच प्रयाग पढ़ते हैं और औली आप जा सकते हैं, माना गांव जा सकते हैं, बद्रीनाथ के साथ साथ ये आपने देखा। काफ़ी भव्य, काफ़ी अलौकिक दृश्य थे सारे जगहों के। यहाँ पे आने का बेस्ट समय की बात मैं कर लेता हूँ। सबसे समय है यहाँ पे आने का बेस्ट समय है, क्योंकि 6 महीने के लिए बद्री विशाल के दर्शन होंगे और ये अक्टूबर नवंबर में बंद हो जाते हैं। तो अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है वो बेस्ट महीना होता है। आप इस दौरान औली भी घूम लेते हैं और ज़्यादा भीड़ भी नहीं होता है। और स्टार्टिंग का जो समय होता है मई जून का, इसमें श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि ये जो समय होता है कपाट खुलने का होता है। इस दौरान आपको औली में कोई बर्फ़ नहीं मिलेगा, न ही कहीं पे कोई बर्फ़ मिलेगा। बिल्कुल आप दर्शन करेंगे और वापस जाएंगे। अगर वही आप लास्ट आते हैं 6 महीने वाले सीज़न के लास्ट में, यानी अक्टूबर नवंबर में, तब आपको दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे और एंजॉय भी औली के कर लेंगे। मतलब एक यात्रा में काफ़ी सारे आपको अनुभव होने वाले हैं। इसके बाद आप अगर बजट की बात कहें, बजट से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे खाने पीने का। तो खाने पीने का यहाँ पे ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल 160 रुपये थाली में आपको खाने पीने की अच्छी थाली मिल जाता है। आप आराम से खाना खा सकते हैं। और अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप बजट भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे होटल भी मिलेंगे, धर्मशाला भी मिलेगा। और यहाँ पे जो धर्मशाला की मैं बात कर रहा था वो धर्मशाला नहीं, वो गुरुद्वारा है। वहाँ पे हमने 500 रुपया रूम के हिसाब से लिया था। एक रूम में करीबन 5 लोग आराम से रुक सकते हैं। ये भी सुविधा है, जहाँ पे कार की पार्किंग मिली थी हमें।
इसके बाद हमने जोशीमठ में स्टे किया था और पीपल कोटी के पास हमने एक नाइट और स्टे किया था। पीपल कोटी के पास आपको जो रेट है बिल्कुल जेन्युइन मिलेंगे। ये ना श्रीनगर में है, न ही ये है ना जोशीमठ में है, दोनों के बीच में है पीपल कोटी। आप यहाँ पे भी GNVN के गेस्ट हाउस बने हुए हैं, यहाँ पे भी रुक सकते हैं और यहाँ पे भी आप अच्छे से अपना समय बिता सकते हैं। बेस्ट स्थान कहें तो आप इंक्वायरी करते हुए जाएं, और जो बस में जा रहे हैं वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने जो व्हीकल में जा रहे हैं वो इंक्वायरी करते हुए जा सकते हैं। पीपल कोटी के पास हमने स्टे किया था, 700 रुपया में बहुत शानदार खाना, बहुत शानदार रूम था। अब हम आपको बता देते हैं टोटल बजट कितने का होने वाला है। टोटल जो बजट है यहाँ पे आने के लिए आपको बस का चार्ज अगर इंक्लूड करें तो 900 रुपये बस का चार्ज ले रहे हैं। आने का जाने का 900 रुपया, 2000 रुपया ले रहे हैं। 2000 हो गया, खाने पीने का 1000 रुपया और 1000 रुपया रूम का, तो 4000 रुपया आपका मैक्सिमम होने वाला है। मैक्सिमम में लेके बता रहा हूँ, 4000 रुपया आप आराम से आ जा सकते हैं। वही अगर 2 लोग आ रहे हैं साथ में तब आपको लगभग 3000 में आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे। अगर सिंगल आ रहे हैं तो 4000, अगर 2 लोग आ रहे हैं तो 3000 में आपका काम हो जाएगा। अगर आप फैमिली में आ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं, तो आप 3000 रुपये, 2500 रुपये लेके चलें। आराम से आप पूरे पंचप्रयाग और औली, बद्रीनाथ, माना गाँव घूम सकते हैं। आराम से आप यहाँ पे समय की बात करें कितना समय लगने वाला है, तो आपको 2 नाइट और 3 डे मिनिमम आपको लगेगा। इस दौरान आपको आराम से आप पंचप्रयाग, औली, माना गाँव सारे अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। ऐसे हमें की बात करूँ, हमें कितना समय लगेगा, हमें लगा था 3 नाइट 4 दिन लगे थे। पूरे अच्छी तरह से हमने घूमा था, फैमिली के साथ हम लोग गए थे, किसी बार कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय श्री बद्री विशाल के।